हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी पीजीटी टीजीटी में आ चुके हैं क्वेश्चन वो कराने वाली हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने जितने भी सिविल सर्विसेज में मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो मैंने कराया था। वो भी मैं घटना चक्र बुक से करा रही थी और ये भी मैं घटना चक्र जो विभिन्न टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास अच्छे मतलब 200 क्वेश्चन के 200-250 क्वेश्चन के अराउंड आपके पास कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने अभी 100+ क्वेश्चन कराया है और इसमें भी 100+ क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन के साथ बस आंसर बताते जाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मेसग दुर्ग का विवरण किया था? तो ये किए थे कार्टियस। ठीक है, यूपी जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2009 में आया होता। तो जो यूपी ये मतलब जीआईसी यानी पीजीटी हो गया, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ठीक है, तो ये आपके टीजीटी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में मौर्य काल है, तो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पीजीटी के लिए है, उतना ही टीजीटी वालों के लिए भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के को क्षत्रिय मानता है? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को कोई विषय मतलब अलग अलग मानते थे, तो उसमें से कौन सा जो उनको क्षत्रिय मानता था? तो ये दिव्य वादन जो बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते थे। इसके अतिरिक्त पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का माना गया है। मुद्रा राक्षस में उसे वृषल और कुलहीन कहा गया है। जैन ग्रंथों में उसे क्षत्रिय बताया गया। ठीक है, जैन यानी बौद्ध में दोनों में इनको क्षत्रिय बताया गया। और ये दिव्यवादन किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये बौद्ध धर्म से है। अगला है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर समिति द्वारा शासित होती है। तो टोटल 30 थे। ठीक है, 6 समितियां थी और 5-5 उसके सदस्य होते थे। ठीक है, उनके द्वारा ही प्रशासन चलाया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मंडल सिद्धांत में बिजुगिसु के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने संज्ञा दी थी। जो बिजुगिसु के जो बगल वाला राज्य था उसको क्या संज्ञा दी थी? तो पाषाणीय ग्राह। ठीक है, आपको मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत की जो सातों हैं वो सारे बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। अगला है, खारवेल ने अधोलिखित में से किस शासन काल में तनसूलीन से अपनी राजधानी तक नहर का निर्माण करवाया था? तो ये 5वीं शताब्दी में। ठीक है, 5वीं शताब्दी में। देखो, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के राज्य काल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। तो खारवेल का इतिहास जानने का कौन सा स्रोत है? हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद के से 13 वर्ष तक शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। अभिलेख के अनुसार खारवेल अपने शासन काल के 5वें वर्ष तनसूली से एक नहर में जल को अपनी राजधानी ले गया। इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंद राजा द्वारा किया गया था। अच्छा, इस नहर का जो निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो नंद राजा के द्वारा किया गया था। अगला, ये 5वें वर्ष अपने किया था, अपने शासन के 5वें वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? ठीक है, ये सुदर्शन झील कई बार आता है। तो ये पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। इसको जीर्णोद्धार कई बार राजाओं ने कराया था। तो शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर लिया था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था और उसने वहां सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया। अगर पुष्यगुप्त वैश्य ना हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, तो उसको भी लगा दे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का ही ये राज्यपाल था। ठीक है, कौन? पुष्यगुप्त वैश्य। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम सम्राट थे। अगला है,
निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता? ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्तम ये गुप्त वंश से रिलेटेड है, ये नहीं डालता। बाकी क्या क्या डालता है? मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज का इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो मुद्रा राक्षस कृत देव चंद्रगुप्त नाटक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त शासन के रूप में वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता। बाकी जितने भी थे इससे थे। आगे देखो, ये सब जो बुक है वो भी एक जगह लिख लो, क्योंकि ये बुक आता है कि किसके है। इस मैच द फॉलोइंग में भी आ जाएगा, एक तरफ रचनाकार और एक तरफ बुक उनका। तो क्षेमेंद्र कृत है वृद्ध कथा मंजरी, एवं सोमदेव कृत है कथा सरित सागर। अगला है, निम्न में कौन सा स्रोत मौर्य कालीन इतिहास से संबंधित है? मौर्य कालीन इतिहास से तो देखो, बौद्ध जैन ग्रंथ भी है, अशोक के शिलालेख भी हमें मौर्य काल के बारे में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्य को वृषल कहा गया है? तो ये मुद्रा राक्षस में उनको वृषल कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हेलेना था, ऑप्शन डी। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी तो कौन से धर्म में थी? तो वो जैन धर्म से थे। अगला है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो वे चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैन सन्यासी हो गया? देखो, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारत में सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक? तो सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को। तो देखो, विलियम जॉन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किया थे। एरिन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था। तो देखो, विलियम जॉन्स में स है, इसलिए सेंड्रोकोटस ध्यान रखना, और एरियन और प्लूटार्क में याद रखना एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। ये दोनों में कंफ्यूजन मत होना, एग्जाम में यही सब छोटे छोटे बात में मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आते हुए भी ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ध्यान रखना ये दोनों बातों को। अगला, यूनानी विवरण में अधोलिखित में किसको सेंड्रोकोटस नाम दिया गया? ये तो समझ में आ गया आपको। अगला, यूनानी ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? तो सेंड्रोकोटस कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्ष एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया, उस साधु का नाम क्या था? तो उस भद्रबाहु के साथ वे चले गए थे। श्रवणबेलगोला स्थित है, तो श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, ठीक है। उनके नाम थे मेगास्थनी, डायमेकस, और तीसरा कौन थे? तीसरा थे डायोनिसियस, ठीक है, डायोनिसियस। तो तीनों नाम याद रखना, कौन सा? मेगास्थनी, डायमेकस और डायोनिसियस, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22, निम्नलिखित में कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? ठीक है, तो देखो, तमिलनाडु नहीं था, बाकी अफगानिस्तान था, बलूचिस्तान था, बंगाल था, तो तमिलनाडु नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ये कहाँ आया हुआ? तो ये टीजीटी 2004 में आया हुआ है क्वेश्चन आपका। और मेरे चैनल पे आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आई हूँ। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन मैंने ले रखा है। ठीक है, स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजदूत डायोनिसियस किसके दरबार में था? तो ये बिंदुसार के दरबार में था। अगला है, सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार। देखो, ये यूपी जीआईसी यानी ये एलटी ग्रेड में आया हुआ 2000
2018 में, और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2010 में आया हुआ है। अगला, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो वो था डायोनेसियस। ठीक है। अगला है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीस किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? तो मेगास्थनिक। अगला है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था वो कौन था? तो ये था तक्षशिला और उज्जैनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 29। अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप ने इसको सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला, किसने कहा कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता? तो ये ऐसे बोले थे कौटिल्य। क्या बोले थे? ये लाइन याद रखो, राजा को मंत्रियों के परामर्श से चलना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता। अगला है क्वेश्चन, एक मिनट, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एग्रोनोमी कौन था? तो एग्रोनोमी जो थे वो ग्रामीण अधिकारी थे। ठीक है, एग्रोनोमी ग्रामीण अधिकारी। मेगास्थनीज के लेखन में उल्लेखित एग्रोनोमी कौन थे? देखो ये भी आया हुआ आपका, ये कब आया? देखो ये 99 टीजीटी में आया, वही आपका टीजीटी, ये भी टीजीटी है, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड में। तो ये है आपका, इसमें देखो जिला के अधिकारी। ठीक है, जिला के अधिकारी, और इसमें क्या था ऑप्शन? ग्रामीण अधिकारी। तो ध्यान रखना, नगरों के अधिकारी, और ऑप्शन इसमें पहला देखो, प्रांतीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जिले का अधिकारी, नगर के अधिकारी। तो ध्यान रखना, क्योंकि देखो दोनों में ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है ना, तो ये दोनों ध्यान रखना। अगला है, निम्नलिखित में कालक्रम के अनुसार अंत में कौन था? देखो अब कालक्रम में तो सबको पता हो, कनिष्क बाद में नहीं, इसमें अशोक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हाँ, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्योंकि ये गुप्त काल का था, मौर्य के कनिष्क उससे पहले है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन, ये गुप्त वंश के हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला है, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो अग्राध्यक्ष। ये मैं जितने भी उसके हैं ना, वो मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको चैनल पे डाल रखा है, आप देख लेना, मेरे शॉर्ट्स में भी जाना। तो जितने भी मौर्य काल के जो अधिकारी होते थे उनको किन किन नाम से बोला जाता था, तो वो मैंने डाल रखा। ठीक है, याद रखना, ये आपका पीजीटी 2004 में आया। क्या मौर्य के खानों के अध्यक्ष को कहा जाता है? अग्राध्यक्ष। ठीक है, क्योंकि वो बार बार आप देखोगे तभी याद हो पाएगा। मौर्यों के खाने के अध्यक्ष को अग्राध्यक्ष कहा जाता है। संभवतः इन अध्यक्षों को ही मेगास्थनीन मजिस्ट्रेट कहा है। ठीक है। अगला, अपने शासन काल के किस वर्ष अशोक बुद्ध की जन्म असली लुम्बिनी गए थे? तो ये 20वें वर्ष गए थे। तो देखो, अपने शासन काल के 20वें वर्ष मौर्य अशोक के जन्म मतलब बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी ग्राम गए थे, वहां शिला स्तंभ स्थापित करवाया। चूंकि वहां बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः वहां का कर 1/6 ऐसे नॉर्मली था, तो 1/8 कर दिया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को, कहाँ अशोक ने कहाँ का कर 1/8 कर दिया था? ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। निम्नलिखित में कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है? तो अशोक की लिपि में कौन कौन सी? ब्राह्मणी है, खरोष्टी, अरमेइक है और ग्रीक है। ये 4 भाषा का यूज किया गया है। अगला है इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। इंडिका, देखो यही क्वेश्चन देखो बहुत बार रिपीट हुआ है ये इंडिका। ठीक है, तो जो ऐसे रिपीट हुआ मैं जल्दी से आपको, चंद्रगुप्त के दरबार में सेलुकस ने एक दूत भेजा था। तो मेगास्थनीज कौन था? तो राजदूत था। आगे है, 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? टेपेंथर ने लगाया था। देखो पढ़े थे तो प्रिंसेप, लेकिन जो पता लगाया था वो टेपेंथर था। ठीक है, याद रखना, ये भी पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो 1750 में सर्वप्रथम अशोक का स्तंभ का पता टेपेंथर ने लगाया था,
और ये अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। और लेकिन सर्वप्रथम इसको जो पढ़ा था वे थे आपको जेम्स प्रिंसेप। दो अलग अलग बात है। अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। और कब पढ़े थे? 1837 में। और पता कब लगाए थे? 1750 में। किसने लगाया था? तो टेफेंथर ने लगाया था। अगला, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? तो 15 अधिकरण है। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, कितने प्रकरण है, कितने श्लोक है? आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। 6000 श्लोक है, 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। ठीक है, उपभाग जिसको बोलते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु थी राज्य एवं शासन नीतियां। ठीक है, अगला है अर्थशास्त्र पुस्तक है तो राजनीतिक शास्त्र पे है, ये नहीं कि इकोनॉमिक्स लगा दो। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। तो धर्मस्थली और कंटक शोधन था फौजदारी का और दीवानी था धर्मस्थली। ठीक है, दो था न्यायालय। अगला, कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन था तो देखो फौजदारी। अगले ही देखो ये कब आया है? ये 13 में आया हुआ है। और ऐसे ही देखो पीजीटी 11 में आया हुआ है। मेगास्थनीक ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में 7 वर्गों में बांटा था। लेकिन दास का विवरण नहीं किया था, यानी मतलब इस तरह से खराब स्थिति नहीं थी लोगों की कि उसको दास की श्रेणी में रखा जाए। ठीक है, तो कौन कौन 7 है? 7 तो आपको याद होनी चाहिए। दार्शनिक था, कृषक था, पशुपालक था, कारीगर था, योद्धा था, निरीक्षक था, मंत्री था। ठीक है, यानी तभी समाज अच्छी व्यवस्था में थी, मतलब दास प्रथा का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। अगला है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के 7 वर्गों में विभाजित किया था द्वितीय वर्ग। अब देखो क्रम में भी पूछा जा रहा है तो आपको बिल्कुल क्रम में याद होनी चाहिए। कृषक था ना, कौन सा पूछ रहा है? द्वितीय। एक मिनट, इसमें भी हाँ कृषक है दूसरे में, तो ठीक है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एक मिनट में यहाँ देखती हूँ। ठीक है, दार्शनिक ऐसे आपको डी के पी कैसे भी करके याद रखो, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सबसे लास्ट वाला याद रखना मंत्री है। सबसे पहले दार्शनिक है, दार्शनिक का कृषि करेंगे दार्शनिक, फिर कृषि के बाद पशुपालन करेंगे, फिर करें मतलब पहले, फिर योद्धा, फिर निरीक्षक, तब मंत्री। ठीक है, लास्ट में मंत्री है, ऐसा नहीं कि सेकंड में मंत्री लगा दो। ठीक है, दार्शनिक के बाद मंत्री नहीं, तो लास्ट में मंत्री है। ठीक है, 7वें पोजीशन पे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो अशोक को जो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था वो उपगुप्त थे, उपगुप्त। अगला है, अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? तो धम्म का सार जो मिलता है वो उसके द्वितीय स्तंभ लेख में। और मैंने कई साल के क्वेश्चन का एनालाइज किया तो देखा अशोक के धम्म मतलब अशोक के स्तंभ अभिलेख, इससे एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो अशोक के जितने भी अभिलेख धम्म है उनको आप अच्छी तरह से मतलब अभिलेख जितने भी हैं उनको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए एक जगह और उसको मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? तो सभी के साथ समान व्यवहार। ठीक है, अहिंसा है, मनसा वाचा कर्मणा, व्यवहार में संयम है, पापों से भय है, सभी के साथ समान व्यवहार, ये वाला नहीं है। ठीक है, सैद्धांतिक नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपका। अगला, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो सबसे अच्छा स्तंभ ऑप्शन ए। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 55, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा धर्म का प्रचार किया था? तो अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु, ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता है धर्म महापात्र, धर्म महापात्र कहा जाता है। आगे है, अर्थशास्त्र मूल्य के सीता अध्यक्ष किस विभाग के थे? तो ये कृषि से। अगला, मौर्यकाल में सीता कर था तो ये था राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर। धर्म शब्द रूपांतरित होकर धम हो गया था तो धम किस भाषा के ही प्राकृतिक प्राकृत। अगला है, घटना दिया गया उनको आपको क्रम में सजाना है। कलिंग कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल, अशोक की मृत्यु।
तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा कलिंग युद्ध हो गया, ठीक है। कलिंग युद्ध क्योंकि अशोक की मृत्यु से पहले ही कलिंग युद्ध होगा। फिर हो जाएगा आपका अशोक की मृत्यु, उसके बाद फिर आपके कनिष्क हो जाएगा, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का राजद्रोही, ये गुप्त वंश के थे, तो इसलिए आपका हो जाएगा डी। अगला है निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तो वो था पुष्यगुप्त। और यही पुष्यगुप्त ने क्या किया था? सुदर्शन झील का वो करवाया था, सुदर्शन झील जो गुजरात के गिरनार में, उसका निर्माण करवाया था। अगला है भारत का निम्नलिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं है? तो देखो केरल और तमिलनाडु दोनों नहीं है, कश्मीर था, ठीक है। ये भी टीजीटी में एक बार और ऊपर देखा था ना कौन कौन सा उसके क्षेत्र में आता है, तो देखो टीजीटी में इस तरीके के उसके क्षेत्र से भी आता है, तो उसके जो एनसीईआरटी की बुक होगा ना उसमें मैप दिया गया होगा, ठीक है। उस वो मैप को देख लेना कि कौन कौन से क्षेत्र में दिया गया है मौर्य का शासनकाल। अगला है दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो है तमिलनाडु नहीं था। अगला मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी था, तो ये समाहर्ता थे। अधिकारी को भी बिल्कुल अच्छे से देखना है। अगला है मेगास्थनीज है, फाहियान है और वेनसांग है, तो किस किस के काल में आए थे? तो मेगास्थनीज आए थे मौर्य के काल में, हेनसांग आए थे आपके इनके ए का हो जाएगा सेकंड, और बी का हो जाएगा आपका गुप्त, और देखो डी है, और ठीक है हर्षवर्धन के काल में ही आए थे ना हेनसांग। अगला है अच्छा, वेनसांग को एक अन्य नाम युवान चुआंग यानी स्वान चांग यानी यात्रियों का राजकुमार। चलो अगला, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो ये भब्रू शिलालेख में, लघु शिलालेख, लघु शिलालेख में बुद्ध धम्म संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो भब्रू लघु शिलालेख में। अगला है अशोक किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियम की जानकारी मिलती है? तो देखो भब्रू से भी मिलती है, 13वां से भी मिलती है, 7वां शिला, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन एक अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं, तो 14 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? गिरनार में। अगला है निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो ये 12वां कहता है। अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो 12वें शिलालेख में। अगला है किस अभिलेख में अशोक ने कहा है सभी संप्रदाय के सार तत्व वृद्धि हैं? तो ये है 12वां ऑप्शन। रोमनदेही स्तंभ किसके काल में था? तो अशोक के काल में। अगला है निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? तो जूनागढ़ में। अगला है अशोक के निम्न में किस अभिलेख में इसीला नामक नगर का उल्लेख है? तो ये एलिमिनेट किया हुआ क्वेश्चन क्या है? अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख में इलिशा नामक रंग का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणी कर्नाटक के चित्तलदुर्ग में है, तो ब्राह्मणी इसमें ऑप्शन नहीं है। अगला है प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख है, तो ये मास्की में उसका नाम उल्लेख है। अशोक का सारे कुल अभिलेख स्थित है, तो ये है कंधार में। निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेष से अशोक का पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ है? तो कनगनहल्ली में, ठीक है, कनगनहल्ली में है। अगला है मौर्य प्रशासन का लक्षणाध्यक्ष होता है, तो ये होता है टकसाल का अध्यक्ष। अगला है कश्मीर से श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? तो अशोक ने।
तो इससे पता चलता है कि कश्मीर भी उनके उसमें था, क्षेत्राधिकार में। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या है? तो विशाल सैन्य वाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारी को प्राप्त वेतन तथा जमीन बंदोबस्त से होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। ऑप्शन सी। अगला मैच करना, अशोक स्तंभ, सांडवाली राजधानी, लोमहर्षि गुफा, छिद्रगुप्त युक्त तरकूप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ए का थर्ड, लौरिया नंदगढ़ है अशोक स्तंभ। फिर है सांडवाली राजधानी थी ये आपका रामपुरवा। लोमहर्ष गुफा है आपका बराबर की पहाड़ी में। छिद्र युक्त तरकूप है रोपड़ में, ठीक है। रोपड़ आपका ये पंजाब में है, रंगपुर आप गुजरात में, ध्यान रखना। अगला है, सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्णित नहीं है? तो ये नहीं है, हिरण नहीं है, बाकी कुबड़ वाला वृक्ष है, अश्व है, हाथी है। अगला है, किस शासक ने अपने देवताओं का प्रिय कहलाया? देवनाम प्रिय, तो देवनाम प्रिय अशोक कहलाए हैं। अगला है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो 13वें शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध का है। कलिंग युद्ध का विवरण किसमें है? तो 13वें शिलालेख में है। अशोक कलिंग पे कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक कलिंग को कब विजित किया था? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। 13वां शिलालेख संबंधित है तो युद्ध से है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बारे में है उसमें। अगला है, अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनहित, उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? तो धौली और जोगढ़। अगला है, अशोक ने किस शिलालेख में अटवी जातियों का उल्लेख किया है? तो 13वें शिलालेख में। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो पन कहा जाता था। अगला है, देखो, सोने के सिक्के को निष्क या स्वर्ण कहा जाता, मासक और कन के तांबे का सिक्का, मासक चांदी के पन। अगला, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था? तो बिंदुसार। देखो, बौद्ध चंद्रगुप्त मौर्य थे क्या बोलते हैं, जैन धर्म से। बिंदुसार हैं आपके आजीवक, और ये थे अशोक बौद्ध धर्म से। निम्न कौन मौर्य शासक आजीवक मत का संप्रदाय ये था? तो दशरथ भी था, दशरथ और बिंदुसार। मौर्य शासन काल मौर्य शासक दशरथ आजीवक मत का समर्थक था। उसने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं, कौन कौन सी गुफाएं? गोपी, लोमहर्षि तथा वदथिका गुफा का निर्माण कराया था। इन गुफाओं के लेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी है। अगला, निम्नलिखित में किसने नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविका को दान दिया था? तो वही दशरथ ने दिया था। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। देखो, ऐसे थी, ज्यादा प्राकृत थी, लेकिन कहीं अरमेरी, कहीं खरोष्टी भी मिली है। अगला है, देखो, अशोक प्राकृतिक भाषा ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए केवल 2 अभिलेख, सहवाजगढ़ी और मनसेरा, वो ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी में, और तक्षशिला से अरमेयिक लिपि भी मिला है, लेकिन ज्यादातर उसका उसमें मिला है, किसमें? प्रकृति और ब्राह्मणी लिपि में, प्राकृतिक अभिलेख, ठीक है। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि पूछा जा रहा ना, तो लिपि ब्राह्मणी हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। देखो, भाषा होगी तो प्रकृति, ठीक है, क्योंकि ये भाषा थी प्रकृति और उसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मणी। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। वैसे ही प्राकृतिक भाषा का लिपि जो है वो ब्राह्मणी है, ठीक है। अगला, अशोक के समय ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में थे? तो अब वही पूछा गया, ज्यादातर थे प्राकृतिक भाषा में, और लिपि हो जाएगी तो ब्राह्मणी लिपि। अगला, अशोक किस स्थान से अभिलेख से रानी के अभिलेख मिले हैं? तो ये कौशाम्बी। तो ठीक है, अभी 100 क्वेश्चन मैंने कराया, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें हैं, देख बताती हूँ मैं कितने क्वेश्चन टोटल हैं इसमें। नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी मैं आपको, ठीक है। इसमें टोटल आपके
कितने हुए वो 123 24 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं 24 क्वेश्चन करा दूंगी क्योंकि लंबी वीडियो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।